नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। 3-4 दिनों से देश के हर कोने में लाइनें लगी हैं। बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर लोग पैसा निकालने और बदलवाने में मशगूल हैं। लेकिन काले धन पर उड़ीसा से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमाई हुई है। गाजीपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा और कड़क वार किया। कहा, छोटा था तब से बनाता हूं कड़क चाय। ये चाय गरीबों को चैन देती है और अमीरों को बेचैन करती है। नोटों की माला पहनने वाले परेशान हैं और सिर्फ पैसे के लिए लाइन में लगने वाले हैरान। करें तो करें क्या? पीएम मोदी के ब्लैक मनी पर मास्टर स्ट्रोक का फिलहाल विपक्ष के पास जवाब नहीं दिख रहा और इस बीच संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहा है। सड़क पर हंगामे का असर अब संसद में होना तय है और अब देखना है कि सड़क पर मुश्किलों के साथ खड़ी जनता तो सरकार का साथ देती नजर आ रही है। ब्लैक मनी पर संसद में विपक्ष अब क्या रुख रखता है और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट। अब की बार कड़कवार। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ इस देश की तमाम बड़ी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनसे हम बात करेंगे और एक्सपर्ट भी होंगे हमारे साथ इस पैनल में। लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और इस रिपोर्ट के बाद हम अपने तमाम पैनलिस्ट के पास जाएंगे। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए सुदेश वर्मा है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए ऋतु सिंह है, होंगी थोड़ी देर में, स्पोक्स पर्सन बीएसपी। आलोक शर्मा मेरे साथ हैं कांग्रेस से। मेरे साथ वेद जैन साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट। एके वाजपेयी है मेरे साथ, एलजेपी लीडर। सोमनाथ सिंघा रॉय, टीएमसी सपोर्टर मेरे साथ इस पैनल में थोड़ी देर में जुड़ेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। तो जरा मेरा कड़क लिया। अब गरीब को तो कड़क चाय भाती है, लेकिन अमीर का मुंह बिगड़ जाता है। हिंदुस्तान में अब बेईमानों के लिए कोई चारा नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गद्दी बचाने के लिए 19 महीने आपने देश को जेल खाना बना दिया। मुझे पूछ रहे नोटबंदी पर पहली बार जनता से सीधे मुखातिब हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सीधा सियासी दलों पर वार किया। गाजीपुर की रैली में पीएम मोदी ने पहले मायावती पर निशाना साधा। वो नोटों की मालाएं ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। मायावती के बाद बारी कांग्रेस की थी। कांग्रेस को देश में 19 महीनों तक आपातकाल लागू करने की याद दिलाई और वजह भी पूछी कि आखिर वो आपातकाल क्यों लागू किया गया था। इसके बाद पीएम ने चवन्नी बंद करने से लेकर आज तक के हालात का ब्यौरा दे दिया। जरा मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं कि भाई जब आपकी सरकार थी तब आपने भी एक बार चवन्नी बंद कर दी थी। वो चवन्नी बंद कर दी थी तब कौन सा कानून था, जरा मुझे बताओ। किसको पूछा था? ये ठीक है कि आप चवन्नी से आगे चल नहीं पाते, आपने अपने बराबरी का काम किया, हमने हमारी बराबरी का काम। दरअसल यूपी में चुनाव है, लिहाजा पीएम मोदी का आक्रामक होना बनता है। लेकिन सवाल सिर्फ सियासत का नहीं है, सवाल ब्लैक मनी पर सरकार के उठाए कड़क कदम का है। आतंकवाद और नक्सलवाद की फंडिंग के साथ भ्रष्टाचार पर नोटबंदी ने बड़ा प्रहार किया है। ये आतंकवाद को पैसा कौन देता है? ये नक्सलवाद के पास रुपये कहां से आते हैं? ये उग्रवाद के पास पैसे कहां से आते हैं? भाइयों बहनों, सीमा पार से हमारे दुश्मन वहां पर नकली नोटें छाप छाप करके हमारे देश में घुसेड़ रहे हैं। लेकिन सियासी दलों को नोटबंदी का फैसला नहीं जच रहा। मायावती से लेकर ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव और अरविंद केजरीवाल तक सवाल उठा रहे हैं कि नोटबंदी से देश परेशान है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि
गरीब चैन से सो रहा है और अमीर नींद की गोली खा रहे हैं। हमें लगता है कि स्थिति बिल्कुल उल्टी है। गरीब तो सो ही नहीं रहा है, वो बैंकों के बाहर लाइन लगा के रजाई वहीं पे लोग लेके आए हैं और पूरी पूरी रात बैंकों के सामने बिता रहे हैं। केवल मोदी जी के दोस्त चैन की नींद सो रहे हैं। 60 वर्ष की जिंदगी रहती है हमारी एवरेज इंडियंस की, क्या उसमें से 50 दिन देना कोई कठिन है जो आज आपके प्रधानमंत्री ने मांगे हैं? और देश का प्रधानमंत्री जब चुनाव से पहले जब वो चुनाव लड़ता है तो वो शायद किसी पार्टी का होता है, लेकिन एक बार जब वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में आ गया, वो कांग्रेसियों का भी प्रधानमंत्री है, कम्युनिस्टों का भी है, बीजेपी का भी है, सबका है। वो देश का प्रधानमंत्री है। आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। और इसी नोट को आगे बढ़ाते हुए कि जब वो प्रधानमंत्री बन गया तो वो किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री है, और इस देश के हर शख्स को, चाहे वो उस पार्टी से, जिस पार्टी से प्रधानमंत्री ताल्लुक रखता है या ना रखता, उस पार्टी से ना हो, उसको प्रधानमंत्री की इज्जत करनी चाहिए और काम जो उसने किया अगर वो जनता के हक में है तो उसका समर्थन करना चाहिए। मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सुदेश वर्मा, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगा। सुदेश वर्मा, आज प्रधानमंत्री ने एक के बाद तमाम विरोधी दलों को अपने निशाने पर लिया और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की रैली में बता दिया कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या मानना है। लेकिन सुदेश वर्मा, क्या आपको लगता है कि आने वाला संसद सत्र जो कि 16 तारीख से शुरू होने जा रहा है आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि सड़क पर जनता परेशान है, जनता को असुविधा हो रही है और संसद में आपको तमाम विरोधी पार्टियां घेरने वाली हैं इस मुद्दे पर? देखिए, घेरने वाली कोई बात ही नहीं है। आप ये सोचिए कि पहली बार देश देखेगा कि कौन पार्टी किस तरफ खड़ा है, कौन पार्टी करप्शन का समर्थन कर रहा है, कौन पार्टी सरकार के खिलाफ किस कारणों से है। और ये बहुत अच्छा तमाशा होगा जब सारी पार्टियां, कांग्रेस हो गई, केजरीवाल की पार्टी हो गई, बीएसपी हो गई, समाजवादी पार्टी, सब घेरने का प्रयास करेंगे। किस लिए? क्योंकि मोदी जी ने करप्शन के खिलाफ एक बहुत डिसाइसिव एक्शन लिया है जो आज तक किसी ने डेयर नहीं किया। ये वही व्यक्ति ले सकता था जिसका आगे पीछे सोचने वाला नहीं है, जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है और जिसने मैंडेट प्राप्त किया था करप्शन के खिलाफ एक्शन लेंगे पर, और वो व्यक्ति ही कर सकता था। तो नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा जनता कहां पर है। ये जो जनता की आड़ में जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता झेल रही है, फिर भी जनता मोदी जी के साथ है, क्योंकि उन्हें पता है जब मोदी जी इतना बड़ा कदम ले सकते हैं तो क्या वो लाइन में खड़े होकर अपने रुपयों को नहीं बदल सकते? तकलीफ हो रही है। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं सुदेश वर्मा, आप ये कह रहे हैं कि पीएम ने, आप काला धन नहीं बचा सकते। आप ये कह रहे हैं कि पीएम ने ब्लैक मनी के साथ साथ विपक्षी दलों की राजनीति पर भी एक कड़ा वार किया है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, जो राजनीति इस चीज को लेके करते थे, किसके पास कितना पैसा है और उस पैसे से करते थे कि ज्यादा पैसा रहेगा तो उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे चुनाव में ये राजनीतिक पार्टियां, और ये एक साथ खड़े हो जाएंगे और जनता खुलेआम देखेगी इनका। वो चलिए, आलोक शर्मा मेरे साथ है, कांग्रेस से मेरे साथ है आलोक शर्मा, और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव आलोक शर्मा मेरे साथ इस पैनल में है। आलोक शर्मा, सीधा आरोप है कि आप सियासत कर रहे हैं और आरोप यह भी है कि जब 50 दिन इस देश के प्रधानमंत्री ने जनता से मांगे हैं कि मुझे 50 दिन दीजिए और मैं सब ठीक कर दूंगा और काले धन पर बिल्कुल लगाम लगा दूंगा, तो आखिर आप भी इस देश में हैं और काला धन दूर होगा तो आपको और आपकी पार्टी को भी इससे फायदा होगा, तो क्या दिक्कत है देश के प्रधानमंत्री के साथ आने में एक अच्छे कॉज पर? गौरव जी, देखिए, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता महोदय की पूरी बात बड़े धैर्य से सुनी। उम्मीद करता हूं कि वो भी सुनेंगे कि जी बिजनेस के दर्शक भी सारी बातें देखेंगे। 3 चीजें उन्होंने कही कि साहब, काले धन के ऊपर हम पूरी तरह से लगाम लगाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से साथ है। पहला सवाल हम पूछना चाहते हैं कि वो जो जनलोकपाल बिल था वो कहां चला गया, कौन सी रद्दी की टोकरी में है? जिन्होंने कहा कि साहब हम काले धन के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं और पहली बार ऐसी मुहिम चली है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को बताना चाहता हूं, 1000 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में आया पिछले 1 साल में, और 700 करोड़ रुपया उसमें 20,000 से कम का है, जिसका ये नहीं है कि वो चेक से आया है, वो कैश जमा हुआ है। तीसरी चीज, आपको इतना बता दीजिए कि वेस्ट बंगाल के तमाम लोगों ने पिछले 10 दिन के अंदर इतना पैसा कहां से जमा हो गया?
5 दिन पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल आता है जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर भ्रष्टाचार का केस चलाने के लिए सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। 5 दिन पहले आया है, आप ही की सरकार लेकर आई है। मुझे बता दीजिए कि भाई आपकी भ्रष्टाचार की लड़ाई किसके साथ है? जी मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। तीसरी चीज, आपने एक बहुत शोर मचाया कि साहब मैंडेट हमारा जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम भी मानते हैं, 2.5 साल हो गए, 2.5 लोगों को जेल में नहीं डाला आपने 2 लोगों को भगाया, विजय माल्या को भगाया, ललित मोदी को। आपसे मिलकर गए, आपके नाक के नीचे से निकल कर गए। स्विस बैंक के लिए आपने कहा था 100 दिन का टाइम है, हम 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डालेंगे। स्विस बैंक से 1 रुपया नहीं आया। नहीं तो आलोक शर्मा एक मिनट, आलोक शर्मा आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे एक्सरसाइज से कोई कालाधन सामने नहीं आएगा? मैं इनका जवाब दे दूंगा। मैं सुदेश वर्मा, 1 मिनट। आलोक शर्मा, क्या आप ये कह रहे हैं कि काले धन पर कोई कड़ावार नहीं है? ये आप ये मत कहिए। मैं समझता हूं कि एंटी करप्शन के लॉज को जिस तरह से तोड़ा गया है और काले धन के ऊपर गौरव जी हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की तमाम बड़े लोगों के साथ मिली भगत रही है। तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उनके सोशल मीडिया में फोटो आ रहे हैं 2-2 हजार की नोटों की गड्डियों के साथ। उनके पैसे जमा हुए। एक को तो आप लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य की बेटी बता दिया था, बाद में वो चेस्ट की एम्प्लॉय निकली और उसके बाद उनकी नौकरी भी चली गई। खैर, इस सोशल मीडिया की जो आप बात कह रहे हैं उसमें तो आपको भी मानना पड़ेगा कि गलत किया गया। मैं आ रहा हूं, आलोक शर्मा आ रहा हूं। मान ली बात हमने, आपकी बात मान लेते हैं। नहीं, मेरी बात मत मानिए, ये माननी पड़ेगी क्योंकि ये बात प्रूव हो गई। लेकिन मेरी बात मत मानिए, सुनिए, मैं एक्सपर्ट है उनसे एक राय लेता हूं। 6 महीने में गौरव जी इन्होंने एक प्रश्न उठाया तो मुझे जवाब देने दीजिए। उनको जनता के सामने नहीं, एक एक्सपर्ट राय लेता हूं मैं। और दूसरी बात ये भी, यहां पर मैं और भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन एक एक्सपर्ट राय, मैं आ रहा हूं सुदेश वर्मा, एक एक्सपर्ट राय के साथ। वेद जैन देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं और इकोनॉमी की भी अच्छी समझ रखते हैं। वेद जैन साहब, सबसे पहले हमारे देश को ये बताइए, और तमाम चैनलों पर लगातार आप बता भी रहे हैं और हमारे चैनल पर भी आपने कई बार ये बात बताई है, क्या इस पूरी एक्सरसाइज से काले धन पर लगाम लगेगी या नहीं लगेगी? और लगाम लगेगी तो क्या 50 दिन हम इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं दे सकते? देखिए, ये तो बात माननी पड़ेगी कि जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ है, 500-1000 रुपए के नोटों को बंद किया गया है, तो जिसने भी काला धन 500 और 1000 रुपए के नोट पे रखा है उसके ऊपर तो लगाम पूरी तरह से लग गई है। तो आज की डेट में जिसने भी ये कैश के अंदर ये 500-1000 रुपए का रखा हुआ था, तो उसके लिए ये एक बड़ा कठोर कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और वो ब्लैक मनी तो आज की डेट में सिस्टम से बाहर पक्की रूप से हो जाएगी। आपने दूसरा सवाल पूछा कि क्या ये 50 दिन हम प्रधानमंत्री जी को दे सकते हैं इस काम के लिए। देखिए, इसमें एक ये व्यवस्था का इशू है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। मैं राजनीतिक डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि एक मुझे लगा कि एक बीजेपी के प्रवक्ता है आपके पैनल पर और एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ एसपी, बीएसपी और दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं, वो अपनी अपनी निगाहों से देखते हैं। हाँ, जो और हर प्रवक्ता अपने अपने एंगल से देखते हैं। मैं सिर्फ एक एज ए टैक्स एक्सपर्ट उसके एंगल से देखता हूं। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इससे एक ब्लैक मनी के ऊपर रुकावट आएगी और पक्की आएगी, स्वाभाविक रूप से आएगी। अब सवाल है 50 दिन का, कठिनाई है। 125 करोड़ की देश की जनता है, हर एक के पास 500 और 1000 रुपए का नोट है और इस कदम से एकदम से इकॉनमी एक बार रुक के खड़ी हो गई है और उसी लिए ये कोशिश हो रही है कि उस इकॉनमी को कितनी जल्दी खोला जाए। ठीक है, पहले सरकार ने कहा 4000 रुपए देंगे और 2000 रुपए देंगे, अब सरकार ने वो सीमा बढ़ाई है, 4.5 और 2500 की है। अब यही उम्मीद की जा सकती है कि इन कठिनाइयों को और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू को कितनी जल्दी से जल्दी एड्रेस किया जाए ताकि ये जनता की कठिनाई को रोका जा सके। क्योंकि सरकार ने ये कदम उठा लिया है, सरकार ने ये सोच लिया है कि ये कदम एक अच्छा कदम है और देश के हित में है। तो अब आज की डेट में सरकार यही उम्मीद करती है कि जनता उसे सपोर्ट करे और इस काम को कामयाब करने में मदद करे। बहुत शुक्रिया सर, आप रहिए मेरे साथ इस डिबेट में। मैं आपसे और कुछ एक्सपर्ट व्यू लूंगा इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन अब इसी लाइन के साथ मैं अपने दूसरे गेस्ट के पास जाना चाहूंगा और अरशद आबिद आपके पास आऊंगा। अरशद आबिद, उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री गाजीपुर में एक रैली कर देते हैं और उस रैली में वो तमाम विरोधियों पर करारा वार करते हैं। क्या ये माने कि चाहे वो उत्तर प्रदेश की विरोधी पार्टियां हो और चाहे दूसरी पार्टियां हो, सब में खौफ गया है कि प्रधानमंत्री के इस मूव से आने वाले इलेक्शन में उनके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं और इसलिए भी विरोध, क्योंकि तमाम लोग विरोधी पार्टियों के इंटेंशन पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इतने अच्छे कदम पर सवाल क्यों उठा रही हैं विरोधी पार्टियां? गौरव जी, मैंने लगातार कहा है और समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि काला धन के हम खिलाफ हैं, समाजवादी पार्टी खिलाफ है
और यह मुद्दा समाजवादी पार्टी का था। समाजवादी पार्टी ने लगातार लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। भाजपा ने तो इस मुद्दे को 3 साल पहले उठाया, सिर्फ चुनाव से पहले। मुलायम सिंह जी के आप भाषण देख लीजिए लोकसभा में कि मुलायम सिंह जी ने कितनी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाया, लेकिन तरीका बहुत गलत है। 73 मौतें हमारे देश में हो चुकी हैं, गरीब किसान नौजवान मर रहा है, बच्चे दम तोड़ रहे हैं, डॉक्टर 500,000 के नोट नहीं ले रहे हैं, आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। नहीं तो वो गलत है। अगर डॉक्टर नहीं ले रहे हैं तो वो गलत है, उसकी तो रिपोर्ट करनी चाहिए। कहा गया है हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर्स पे 500 और 1000 के नोट लेने पड़ेंगे। ये अगर कोई कर रहा है तो ये गलत है ना सर। इसमें प्रधानमंत्री को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? नोट लिए गए थे तो अमर वर्मा क्यों मरा? हाँ, तो उस पर सवाल उठाइए। लेकिन वो सरकार का नियम नहीं है अरशद आबिद, वो सरकार का नियम नहीं है। सरकार कह रही है कि 500 और 1000 के नोट अस्पताल में लिए जाएंगे। किसान, ये बुआई का समय है। गौरव जी सुनिए, 73 मौतें अब तक हो चुकी है, आप देख लीजिए। कल 3 मौत महाराष्ट्र में हुई, 2 केरला में हुई, आज 3 आंध्रा में मौतें हुई हैं। कश्मीर में 2 लोग मरे हैं, 73 लोग मर चुके हैं, और ये गरीब लोग थे। क्या गरीबों के पास काला धन था? मेरे 2-3 सवाल है भाजपा के लोगों से। नंबर 1, 1946 में आप जिन 73 लोगों को कोट कर रहे हैं, क्या सबकी मौत इसी वजह से हुई है, डीमोनेटाइजेशन की वजह से? ये भी साबित करिएगा, क्योंकि फैक्ट्स रख रहे हैं आप ऑन नेशनल टेलीविजन। 1001% ये मौत दम घुटने से, लाइन में लगने से और बेहोश होने से हुई है। ये तो मीडिया कह रहा है, सोशल मीडिया कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं जो सही नहीं होती है। खैर, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। खाना नहीं मिल पा रहा है, बुआई का समय है, बुआई का समय है, किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहा है, लाशों का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है, लाशों के लिए गाड़ियां नहीं मिल पा रही हैं, सगाइयां टूट रही हैं, शादियां टूट रही हैं। क्या काला धन देश के गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के, मजदूरों के पास है? महिलाओं के पास है? क्या काला धन बच्चों के पास है? हमने, समाजवादी पार्टी ने मोदी जी की सरकार को 668 लोगों की एक सूची दी, उसमें सब काला धन के तो फिर वो सभी लोग फिर एक बात बताइए। मैं चाहूंगा इस बात का जवाब सोमनाथ सिंह रॉय दें, क्योंकि उन्होंने और उनकी पार्टी ने भी बहुत बढ़ चढ़कर इसका विरोध किया है। और सोमनाथ सिंह रॉय, फिर वो सभी लोग जो परेशान हैं, वो टीवी कैमरों पर और टीवी पत्रकारों से या अखबार के पत्रकारों से जब मिलते हैं तो अधिकतर 90% लोग ये क्यों कहते हैं कि हमें असुविधा हो रही है, लेकिन हम सरकार के इस फैसले के साथ हैं। हम लगातार लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट अरशद आबिद, मैंने सोमनाथ सिंह रॉय से सवाल पूछा है। एक मिनट अरशद आबिद, सोमनाथ सिंह रॉय जवाब दीजिए। सोमनाथ सिंह रॉय, गौरव जी, केवल ये पॉलिटिकल पार्टियों, नहीं सुनिए, पॉलिटिकल पार्टियों को दिक्कत हो रही है, उनके सपोर्टर्स को दिक्कत हो रही है, या आम आदमी की? गौरव जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है, भड़का रहे हैं आप लोग। गौरव जी, आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है, उसका आंसर देने से पहले मैं एक बात, प्रधानमंत्री जी ने आज इलेक्शन कैंपेनिंग में बोला है जो मायावती ने नोट का वो माला पहन के घूमता है। मोदी जी को मैं एक बात उसको याद दिलाना चाहता हूं कि वो नोट का माला पहन के घूमते हैं, सही है, लेकिन आप जो कोट पहन के घूमता है जिसका प्राइस करोड़ों रुपया है, वो भी वो नोट का ही कोट है। ये ध्यान पे रख के कुछ बोलना चाहिए कि आपका कोट का भाव कितना है, ये सबको मालूम है। छोड़िए उसका बात, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बीजेपी जो है मिस्टर वर्मा जी को पास पूछना चाहता हूं। जब आप बोलिए, जहां पर यूपीए गवर्नमेंट ने जब बोला था जी 2005 से पहले जो 500 रुपया और 1000 रुपया है उसको अब बंद करना चाहिए कालोबाजारी के लिए, तब अरुण जेटली और बीजेपी 13 जनवरी 2014 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था नहीं, पब्लिक के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा, पब्लिक परेशान होगा, इसको नहीं करना चाहिए। अरुण जेटली उस टाइम बोला था जाल नोट है 0.02%, आज वो बोले जाल नोट ज्यादा हो गया। 2014 में पावर में आया आपने, ये 2016 है, इतना जाल नोट आया कैसे? आप बोलिए, आपको पता है जाल नोट कहां बना है? ये सवाल वाजिब है आपका सोमनाथ सिंह, ये सवाल वाजिब है आपका सोमनाथ सिंह, ये सही सवाल है। मैं सुदेश शर्मा से उसका जवाब लूंगा। सोमनाथ सिंह बोलिए, सोमनाथ सिंह बोलिए, सोमनाथ सिंह आराम से ऐसा नहीं, आराम से आप बोलिए। सोमनाथ सिंह सुनिए, सोमनाथ सिंह सुनिए, मेरी बात सुनिए। सोमनाथ सिंह आप बोलिए, सोमनाथ सिंह आप बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपने अच्छा सवाल उठाया, मैं इस सवाल को चाहूंगा कि जब बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा की बारी आए तो वो जवाब दे। नहीं, दूसरा सवाल आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। सुनिए ना सोमनाथ सिंह, आप ही के पास आ रहा हूं। सोमनाथ सिंह, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही को मौका दे रहा हूं। सुनिए, टेम्पर मत लूज कीजिए सोमनाथ सिंह। लेकिन एक बात बताइए, आज से पहले 500 और 1000 का जो नोट बंद हुआ, उससे पहले, एक मिनट अरशद आबिद प्लीज, आ रहा हूं,
सोमनाथ सिंह, आज से पहले 500 और 1000 के जो नोट बंद हुए उससे पहले क्या कोलकाता में या देश में ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जब सीपीएम या लेफ्ट और टीएमसी साथ आए? आज ही केवल एक मुद्दा आया है जब आप लेफ्ट के साथ आने को खड़े हो गए, जब आपने कह दिया कि आज हम लेफ्ट के साथ खड़े हैं। कोई ऐसा जनहित का मुद्दा नहीं आया, रोजगारी, भूखमरी से मौतें, स्कैम नहीं, बताइए कोई जनहित का मुद्दा नहीं आया। मैं बता रहा हूं, हाँ बताइए, मैं बता रहा हूं। आज आप लेफ्ट के साथ जाने को तैयार है, लगता है जैसे आपकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। ये पहली बार नहीं, ममता बनर्जी ने ये पहली बार नहीं बोला। जब यूपीए गवर्नमेंट ने जो फॉरेन पॉलिसी था उसका अगेंस्ट भी नहीं ममता बनर्जी ने बोला। अगर चाहिए तो मैं अलीमुद्दीन स्ट्रीट में जाके उनका साथ, सीपीएम का साथ बात कर सकता हूं। ये पहली बार ममता बनर्जी ने नहीं बोला। जब जब जनता का ऊपर कोई भी आघात आएगा, कोई भी गवर्नमेंट से, इंडिया का ऊपर कोई भी आघात आएगा, ममता बनर्जी ऐसे ही बात करेगा। वो सीपीएम और कोई भी हो, जो ये गवर्नमेंट का, जो आदमी का, जनता का खिलाफ होगा उसका अगेंस्ट ममता बनर्जी आएगा। उसमें सीपीएम तो माने कि शीतकालीन सत्र में ममता बनर्जी लीड करने जा रही है इस विरोध को। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। सोमनाथ सिंह, तो माने कि ममता बनर्जी लेफ्ट के साथ, कांग्रेस के साथ, सपा के साथ, सबके साथ मिलकर बीजेपी को घेरने जा रही है शीतकालीन सत्र में? नहीं, घेरने का बात नहीं है। जो मुद्दा में पूरा देश एकदम सफर कर रहा है उसका एगेंस्ट एक आवाज उठाना जरूरी है। ममता बनर्जी सबको लेकर वो आवाज उठाना चाहते हैं और कुछ नहीं इसमें। नहीं, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, देश ए.के. वाजपेयी, मैं आपके पास आऊंगा, ए.के. वाजपेयी, पूरा देश सफर कर रहा है। मतलब जितने लोग टीवी पर आते हैं या जितने लोग पत्रकारों से मिलते हैं, जितने लोग अपना फीडबैक देते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। केवल पॉलिटिकल पार्टियों को सही यहाँ पे फीडबैक मिल रहा है। नहीं, क्या मैं एक मिनट सोमनाथ सिंह, एक मिनट मोदी जी ने बोला है, मोदी जी ने, सोमनाथ सिंह आपको टाइम दिया मैंने, प्लीज सोमनाथ सिंह आपको टाइम दिया। बहुत लोग हैं इस पैनल में, सबकी राय रखने दीजिए। आप बोलिए के वाजपेयी। 70% उन लोग के अगेंस्ट है। आप कह रहे हैं कि देश सफर कर रहा है, क्या देश सफर कर रहा है? जनता को सिर्फ एक परेशानी है कि उसको लाइन में लगना पड़ रहा है और उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि एटीएम की मशीनें जो हैं उनके पुर्जे नहीं बदले गए हैं और अब वो काम बड़ी जोरों से चल चुका है और 3-4 दिन में वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा आम जनता को कोई भी परेशानी नहीं है। होना चाहिए, परेशानी बिल्कुल नहीं है। परेशानी किन लोगों को है? जिनके पास काला धन है। काला धन जो है, सोमनाथ सिंह आराम से एक एक करके क्यों टेम्पर लूज कर रहे हैं? आराम से समझने दीजिए ना बात। आपके पास बड़े-बड़े होना चाहिए था। वो काला 50 दिन मांग रहे हैं, 3-4 दिन का या ये सॉल्व होगा बोल रहे हैं ना। अरे सुनिए तो सही, बात तो सुनिए, काहे परेशान हो रहे हैं? काला धन किसके पास है? तो बंद भी जाएंगे। सबसे ज्यादा काला धन जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज के पास होता है, बिजनेसमैन के पास होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास होता है, रियल एस्टेट में लगा होता है। आम आदमी के पास काला धन नहीं है। आम जनता का वो बिल्कुल परेशान नहीं है। काले धन का जिनका करोड़ों रुपया है, वो करोड़ों रुपया जो है वो कागज का नोट बन चुका है और अब अकाउंटेबल होगा। जब काला धन अकाउंटेबल होगा तो वो पैसा किसके पास जाएगा? वो सरकार के पास जाएगा और सरकार किसके लिए काम करेगी? गरीब आदमी के लिए काम करेगी। इसलिए गरीब आदमी बड़ा खुश है, बिल्कुल परेशान नहीं है। ये बिल्कुल आरोप निराधार है। तो 15 लाख लेकिन सियासी पार्टी अर्षद आप जा रहा हूं, आलोक शर्मा, प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिए, प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट अर्षद आप, आलोक शर्मा 1 मिनट, एक वाजपेयी, रितु सिंह है मेरे साथ बीएसपी से। बीएसपी का विरोध है कि बीएसपी नेता मायावती पर तो बहुत बड़ा हमला बोला है, आज कड़क वार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजीपुर की रैली में। रितु सिंह वो साफ कह रहे हैं कि जिन्हें जो नोटों की माला पहनते हैं उन्हें दिक्कत हो रही है और जो गरीब है वो चैन की नींद सो रहा है। अभी आपके सामने ही कहा ना कि बहन जी नोटों की माला पहनती है, उनके कार्यकर्ता पहनते हैं, और मोदी जी जो कोट पहनते हैं क्या वो फ्री में पहनते हैं? वो बिना नोटों के आते हैं? आप इसका जवाब दीजिए मुझे। और जनता आप बोल रहे हैं ना परेशान नहीं हो रही है, आप हमें बता रहे चैनल पे वो परेशान नहीं हो रही, हम कह रहे असुविधा है लेकिन सपोर्ट कर रही है वो। नहीं, हम कह रहे काला धन वापस आना चाहिए, पर काला धन हम लोगों के पास थोड़ी है, जो लाइन में लगे उनके पास। देखो उनके पैसे हैं और उनको जरूरत के समय मिल नहीं पा रहे हैं, वो रोज 4000 रुपए लेने जाएंगे या अपना काम करेंगे, उनको असुविधा है और इतनी ज्यादा है कि वो बहुत परेशान है, रो रहे हैं। आप हमारे साथ चलिए, आप अपना टीवी पे दिखा रहे हैं, ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है तो आप हमारे साथ चलिए और सुबह उठ के देखिए कि 4 बजे से 3:45 बजे से कई बार तो मैंने लोगों से पूछा जब वॉक करने जाती हूँ आप कितने बजे, वो कहते हैं मैम 2 बजे से लगे। तो असुविधा तो है ना। काला धन जिनके पास है वो आराम से चैन की नींद सो रहे हैं और जिनके पास नहीं है उनकी नींद हराम है। ठीक है, सुदेश वर्मा जवाब दीजिए। सुदेश वर्मा, बड़े आरोप हैं, आप चाहे कहिए बहुत लोग आपके समर्थन में हैं और बहुत लोग आपके इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है। पावर में है क्या सबको?
देखिए गौरव जी, खुशी की बात यह है, मुझे शांति से सुन लीजिए प्लीज। खुशी की बात यह है कि आपके इस डिबेट से भी जनता को, जो आपके डिबेट को वॉच कर रही होगी, उन्हें पता लगेगा सच क्या है। ये कौन बोल रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के? नारदा और शारदा में करप्शन की रानी ममता बनर्जी, NHRM स्कैम और ताज कॉरिडोर और पर्सनल डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट की रानी बहुजन समाज पार्टी की चीफ मिस मायावती, समाजवादी पार्टी जिसने माइनिंग स्कैम किया, जिसके मंत्री बिना पैसा के मिलते नहीं, तो नया राजघराना स्टैब्लिश हो रहा है पैसों से। कांग्रेस जी रानी के बारे में सबको पता है, जीप स्कैंडल से शुरू करके 2G स्कैंडल, माइनिंग स्कैम, सीजन स्कैम, करप्शन की रानी, ये सारे शीतकालीन सत्र 16 से शुरू हो रहा है, आज ही तो इसको हम संसद बनाए दे रहे हैं। गौरव जी, बात कंप्लीट करने दीजिए। बात कंप्लीट हो जाए, मुझे अपना बात, ये नया जो राजघराना एस्टेब्लिश हुआ है, नया जो राजघराना एस्टैब्लिश हुआ है राजा और रानियों का, इन सबके खिलाफ जो मुहिम हमने छेड़ा है आम जनता का, उस मुहिम, आम जनता का जो मुहिम हमने छेड़ा है, इसमें जनता हमारे साथ है। ये राजा और रंग देश को राज करेंगे, ये आम जनता जो है इस बात को सुनी जाएगी, इस बात की लड़ाई है। युवा जो है वो नया देश देखना चाहता है, करप्शन ना हो, करप्शन के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई आज तक नहीं लड़ी। ठीक है सुदेश शर्मा, ओके, जनता को मैं इसका डिबेट नहीं करता, एक एक करके डिबेट करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स आप सबकी बात समझ में आए। मैं नहीं चाहता कि इसको आप ऐसे बोलें कि किसी की बात समझ में नहीं आए। आलोक शर्मा, मैं आपके पास आऊंगा। सोमनाथ सिंह, प्लीज, आई एम कमिंग टू यू, प्लीज होल्ड ऑन। आलोक शर्मा, सबसे ज्यादा बड़ा हमला आप पे किया गया। आलोक शर्मा सुनिए क्या कहा पीएम ने। उन्होंने कहा कि जिसने 19 महीने तक देश को जेल बनाया था, आज वो इतने बड़े सुधार पर, हमारे इतने बड़े कदम पे सवाल उठा रहे हैं। और क्या उन्होंने पूछा कि क्या इतने सालों से देश में क्या किया जो इतने सालों से देश में आपातकाल ला दिया था? जवाब दीजिए आलोक शर्मा। देखिए, मैं समझता हूं आपातकाल के ऊपर तमाम तरह की बहस हुई है, और आपातकाल में जिस तरह की नौटंकी और ड्रामेबाजी करके, जिसमें कुछ बड़े लोग भी शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और आपातकाल के बाद 1980 में जिस तरह से जनादेश इंदिरा जी को मिला, तो मैं समझता हूं मोदी जी के सवाल को उत्तर 1980 में जनता ने दे दिया था, आज कांग्रेस को देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, मोदी जी ने 2-3 वक्तव्य और वहां पर आज गौरव जी दिए हैं। उन्होंने पहला वक्तव्य दिया है कि अमीरों का चेहरा उतरा हुआ है। तो क्या मोदी साहब आप अमीरों को और गरीबों को भी बांटना चाहते हैं कि गरीबों के चेहरे पे रवन्नक आ जाए और अमीरों का चेहरा उतर जाए? आप भ्रष्टाचारी कहें कि भ्रष्टाचारी लड़ाई तो गरीब और अमीर के बीच में ही है। बात आप पूरे देश को अमीर और गरीब में बांटना चाहते हैं। दूसरी बात, देखिए शांत रहिए ना आप सुदेश जी, आपकी बात में किसी में वक्तव्य में कोई कंटेंट नहीं होता है, सुनिए आप जरा। उन्होंने कहा गरीब चैन की नींद सो रहा है। अरे गरीब तो सुबह 4 बजे उठ के लाइन में लग रहा है। गरीब के पास कौन सा काला धन है कि वो चैन की नींद सोएगा या नहीं सोएगा? गरीब तो अपनी रोजी रोटी के लिए, किसान जो है वो सोच रहा है मेरा बीज कहां से आएगा, खाद कहां से आएगा, वो केवल खाद और बीज की चिंता कर रहा है, वो कहां से चैन की नींद सोएगा? तीसरा, मोदी साहब ने एक वक्तव्य दिया कि आतंकवाद का पैसा कहां से आता है। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं आप किससे पूछ रहे हैं? क्या विपक्ष से पूछ रहे हैं या अपने अधिकारियों से पूछ रहे हैं? किससे सवाल पूछ रहे हैं? आप 500 और 1000 के नोट बदल रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। 1000-500 की जगह आपने 2000 शुरू कर दिया है। इससे क्या होगा? क्या आतंकवाद पर लगाम लग जाएगी? क्या करप्शन जो नए नोट नहीं लगेगी? लिखा हुआ है आलोक शर्मा, क्या नहीं लगेगी? आलोक शर्मा, क्या उग्रवाद पर, टेररिज्म पर, नक्सलिज्म पर जो फंडिंग होती है उस पर रोक नहीं लगेगी? आपका क्या रिसर्च, आप बताइए, क्या नहीं लगेगी? मैं बताता हूं उसके लिए भी गौरव जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। तमाम देश, चाहे वो G8 हो चाहे D20 हो, सब कह रहे हैं कि बड़े नोट बंद किए जाएं। मोदी साहब ने तो 1000 की जगह 2000 शुरू कर दिया। तो जो आपने वक्तव्य दिया कि ड्रग्स के अंदर, अरे भाई ड्रग्स तो पंजाब में सबसे ज्यादा रहे। कितने जो लोग थे ड्रग्स के मामले में अंदर किया आपने? नहीं किया कोई भी। कितने लोगों को आपने नहीं आलोक शर्मा आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। आलोक शर्मा, क्या नक्सलिज्म पर, टेररिज्म पर या क्राइम पर या काउंटरफीटिंग पर लगाम नहीं लगेगी, आप ये कह रहे हैं?
देखिए, मैं समझता हूं कि बिल्कुल लगेगी लगाम और लगनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल सीधा सीधा यह है कि 500 और 1000 के जो नए नोट आएंगे उनसे कैसे लगेगी? फिर मेरा सवाल यह है कि 500 और 1000 का नोट 1 महीना 2 महीना बंद करने के बाद जो 2000 का नोट आएगा, उस 2000 के नोट से कैसे नक्सलवादियों को मदद नहीं मिलेगी? ये सवाल आपका सही है, ये सवाल सही है, ये सवाल सही है, इसका जवाब दीजिए। जो अरुण जेटली साहब ने क्या कहा कि अभी 2-3 हफ्ते रहेगी। कल मोदी साहब फिर एक बात वक्तव्य दे गए कि 50 दिन दे दीजिए। अरे भाई 100 दिन भी तो मांगे थे आपने काले धन के लिए, उस 100 दिन का क्या हुआ? अब देश के लोग जो हैं मोदी साहब के वक्तव्य के ऊपर, भाषण के ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे धीरे धीरे। जैसे ही वो भाइयों बहनों कहते हैं तो लोग हंसने लगते हैं कि किसान रो रहा है, मजदूर लाइनों में खड़ा है और ये बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ स्टूडियो में बैठकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आपकी कुछ समझ ही नहीं है, आप जनता की आवाज को पहचानते ही नहीं है, आप जनता से कट चुके हैं आलोक जी। ठीक है, मोदी इंटीग्रिटी का पर्व मना रहे हैं। आप जिस जनता की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में, दिनेश वर्मा, आलोक शर्मा, बस थोड़ी देर में मैं उस जनता की राय दिखाऊंगा। व्यूअर्स स्पीक में मैं अभी उसी जनता की राय दिखाऊंगा, और वो जनता जिसने हमें अपना वीडियो खुद बना के भेजा है उसकी राय दिखाऊंगा आप सबको। और आप सबसे उन्होंने एक सवाल पूछा, उन सब पे मैं आऊंगा, लेकिन मैं अभी एक एक्सपर्ट व्यू ले लूं, उसके बाद जाऊंगा। वेद जैन साहब, इस देश में जहां पर करीब 80,000 रुपए हमारी पर कैपिटा इनकम एनुअल अगर हम देखें यहां पर आती है, उस देश में अगर इस तरह से 500 और 1000 के नोट बंद किए जाना और उसके बाद से नई करेंसी लागू करना, और सरकार का कहना है कि तमाम हम उस पर कदम उठा रहे हैं और शायद कैपिंग भी हो सकती है, उस देश में महंगाई अगर कम होती है, तमाम जानकार ये कह रहे हैं कि शायद महंगाई कम हो, तमाम जानकार ये कह रहे हैं कि अभी शॉर्ट टर्म में इस पर एक धक्का है इकोनॉमी पर, लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमी इतनी अच्छी ग्रो होगी कि वो चैनल में जब पैसा आएगा तो कर्ज भी सस्ता हो सकता है और लोगों को घर भी सस्ते मिलेंगे। उस देश में क्या यहां पर इस सिनेरियो में राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आप एक एक्सपर्ट व्यू दीजिए कि क्या थोड़ी सी असुविधा हो तो क्या उस देश के नागरिक को सहना नहीं चाहिए अगर ये सारी चीजें अगर मिलती हैं तो? देखिए, अभी आपके चैनल पे जो डिबेट है वो राजनीति पार्टी के दो सभी लगी हुई हैं एक दूसरे के बारे में आर्गूमेंट करने के लिए। जो सवाल है कि डीमोनेटाइजेशन के इफेक्ट्स क्या हैं, अच्छी बातें क्या हैं और उससे साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ये एक डिबेट का मुद्दा है अपने आप में, और हर आदमी अपनी व्यक्ति अपनी तरफ से इसको देखने की कोशिश कर रहा है। जो इसको सपोर्ट करते हैं वो इसको देखते हैं कि डिमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, टेररिज्म का पैसा खत्म हो जाएगा और सरकार का फिस्कल डेफिसिट कम होगा, बैंकों पे डिपॉजिट बढ़ेंगे तो उसके इंटरेस्ट रेट डाउन होंगे, इंटरेस्ट रेट डाउन होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। एक दूसरा पहलू भी साथ के साथ है जिसके 3-4 इश्यूज हैं, क्योंकि एकदम से 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी बाजार से सक हो गई है, क्योंकि जो 8 नवंबर रात से वो पैसा बाजार में नहीं है, तो इकोनॉमी में जो स्टैंड स्टिल आ गया है उसमें कितना टाइम लगेगा उस इकोनॉमी को वापस आने में जी। अब स्लोली मनी इकोनॉमी में पंप इन की जाएगी, क्या इकोनॉमी उस लेवल पे किस डेट पे पहुंचेगी, कब तक पहुंचेगी, वो एक समस्या है। वो ये आम आदमी की समस्या नहीं है, ये इकोनॉमी की भी समस्या है। अब इसमें 2-3 पहलू और भी हैं कि जैसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 16 लाख करोड़ की करेंसी है, तो वापस करेंसी 12 लाख करोड़ की आएगी या तो उससे कम आएगी या ज्यादा आएगी, तो जो करेंसी कम हो जाएगी बाजार में सर्कुलेशन से, तो शायद इकोनॉमी पे भी उसका कहीं ना कहीं स्क्वीज का प्रेशर पड़ेगा। इसके कुछ सोशियोलॉजिकल इफेक्ट भी हैं जो भी हमें ध्यान कर लेने चाहिए। मैं इस बात में नहीं जाना चाहूंगा कि पॉलिटिकल डिबेट में किसके फेवर में है किसके फेवर में नहीं है। हुआ क्या है कि इसका एक सोशियोलॉजिकल साइड इम्पैक्ट भी जो मैं देख रहा हूं नजर आ रहा है कि बहुत सारी महिलाओं ने जो अपनी सेविंग की हुई थी, जो घर में पैसे रखे हुए थे, वो आज की डेट में वो पैसे डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं और बैंकों में लाने पड़ रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि उसका साइड इफेक्ट फैमिली लाइफ पर भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आपने वाजिब सवाल उठाया, जो घर में पता नहीं था कि महिला के पास, ये वाजिब सवाल उठाया आपने। सर आप ये सोशियोलॉजी में बोलिए कंप्लीट कीजिए। सोशियोलॉजी में भी आने वाली स्टडी करनी पड़ेगी कि कितनी महिलाओं में। गौरव जी थोड़ा सा मैं आलोक शर्मा आ रहा हूं, 1 मिनट आलोक शर्मा आ रहा हूं, चलिए 1 मिनट आलोक शर्मा मैं आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन जरा मैं दिखाना चाहता हूं कि इस देश की जनता क्या कह रही है। व्यूअर्स स्पीक के जरिए जिन लोगों से हम उनकी राय मंगाते हैं वीडियो के जरिए, मैं 2 लोगों की राय दिखाता हूं आपको। आज 2 लोगों ने क्या कहा है ये सुनिए, और उन्होंने आप सभी पॉलिटिकल पार्टियों से एक सवाल भी पूछा है, वो सवाल भी ध्यान से सुनिएगा प्लीज। चलाइए। ये जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो मोदी जी के इस कदम का विरोध कर रही हैं, हम उनसे केवल एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि बताइए अगर मोदी जी ने ये कदम उठा के अगर अच्छा नहीं किया तो उनके पास इसका क्या विकल्प है।
अगर वो सत्ता में होते तो वो क्या कदम उठाते जनता के लिए? मोदी जी ऑल इंडिया के अंदर काले धन को वापस लाने की मुहिम कर रहे हैं। मोदी जी जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और ये दूसरी पार्टियां बीच में टांग अड़ा रही है और पता नहीं कौन सही है कौन नहीं है। फिलहाल तो मोदी जी और बीजेपी सरकार ठीक लग रही है। तो क्या करते अरशद आबिद, अगर आपके पास अधिकार होता, आप किस तरह से ब्लैक मनी को रोकते? ये पूछ रही देश की जनता, जवाब दीजिए। फोन कट गया बॉस। गौरव जी, आपने 2 क्लिपिंग दिखाई, मैं आपको 50 दिखा सकता हूं कि देश की जनता मोदी जी को क्या क्या कह रही है। सर, हम आपको 500 दिखा सकते हैं, लेकिन वो दिखाने का टाइम नहीं है। यहाँ जो जनता का मूड है वो समझाने की कोशिश कर रही है। गंदी गंदी बातें कर रही है देश के प्रधानमंत्री को। मेरा 3 सवाल भाजपा के प्रवक्ता से, गौरव जी। नहीं, आप पहले सवाल का जवाब दीजिए। गौरव जी नहीं, सुनिए, पहले आप सवाल का जवाब दीजिए। आपसे सवाल पूछा है, आप होते तो क्या करते? आप होते तो क्या करते? पार्टी की सरकार, आप जवाब दीजिए, आप होते तो क्या करते? पार्टी की, हाँ मैं बताता हूं। एक मिनट, सुदेश वर्मा एक मिनट, सुदेश वर्मा एक मिनट, जवाब देने का भी समय दीजिएगा। सुदेश वर्मा एक हम मिनट। देश की, अरे सुन लीजिए वर्मा जी, बाद में बोल लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अगर हमारी सरकार होती तो मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो गौरव जी को बोल रहा हूँ कि अगर ये प्रश्न पूछेंगे तो जवाब देने का मौका मुझे दीजिएगा। बुलाते, उनसे सलाह मशवरा करते, और जो एक्सपर्ट है उनको भी बुलाते, उनसे भी मशवरा लेते, और इस तरह ब्लैक मनी रुक जाती है अगर सारे राज्यों में खबर पहुंच जाती तो। सबका होता रहे, किसी की सगाई ना टूटे, बुआई समय पर, और सारे पैसों को आप छुपा लेते। रिक्शे वाला, रेड़े वाला, खोमचे वाला परेशान ना हो, इन सारी समस्याओं का समाधान हम निकाल देते, क्योंकि हम समाजवादी है ना। हम इनकी तरह भ्रष्टाचारी तो है नहीं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा कालाधन भाजपा के पास है, सबसे ज्यादा कालाधन के व्यापारी तो यही हैं। जब समाजवादी पार्टी ने इनको 600-800 आप तो खुश होइए भाई साहब। अरे अरशद भाई, आप खुश होइए कि अगर हमारे पास कालाधन है तो हमने अपने ही कालाधन के खिलाफ काम किया है। कितने लोग काम कर पाएंगे अपने ही खिलाफ? अरे आप तो ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। भाई प्रधानमंत्री बैठा हुआ है वहाँ पर, चिंता मत करिए, कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं है, एक्शन सबके खिलाफ है जिसके पास भी कालाधन है। कर रहे हैं आज देश में जनता के हालात। नहीं ठीक है, एक मिनट जनता बड़ी परेशान है। सोमनाथ सिंह, मैं आ रहा हूं आलोक शर्मा आपके पास, लेकिन सोमनाथ सिंह एक मिनट, अरशद आबिद ओके। सोमनाथ सिंह, क्या ये आज खत्म, आज हमारा देश पूर्ण हो गया? क्या इसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव नहीं लड़ना है? सोमनाथ सिंह, क्या इसके बाद इस देश में इलेक्शन नहीं होंगे, इस देश के राज्यों में इलेक्शन नहीं होंगे? अरे सर, आप कह रहे हैं कि किसी पार्टी को मौका मिल गया ब्लैक मनी अपना छुपाने के लिए, तो क्या आगे वो उसी के जरिए उनकी दुनिया चल जाएगी क्या? अगर ब्लैक मनी आज रोक दी गई चैनल में तो उनको नुकसान नहीं होगा क्या? ये बताइए। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं। गौरव जी, ब्लैक मनी कैसे छुपाएंगे? तो पूछिए तो, कैसे छुपाया जा सकता है? जब ब्लैक मनी का पैसा आपको आरबीआई से मिलना है तो कैसे छुपाया जा सकता है? आप ये बताइए। चलिए, ये भी जवाब लेते हैं। सोमनाथ सिंह, जवाब दीजिए, थोड़ा मेथड बता दीजिए। कहना चाहता हूं, इस बड़ा साइंटिफिक है, बताइए। जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है शारदा में और नारदा में छुपाने का। सोमनाथ सिंह, जवाब दीजिए। मिस्टर वर्मा, मैं एक बात बता रहा हूं, आप नारदा सरदा को लेकर तो सीबीआई को हमारा पीछे तो आप ऑलरेडी इसको भेज दिया है, कुछ हुआ नहीं, इसका बात मत कीजिए। यार, पूरा चोरी कर लो फिर सीबीआई की बात करो। लेकर कि सीबीआई ने पकड़ा, ये मुद्दा लेकर आपने इलेक्शन में खड़ा हुआ था 2016, आपको मालूम है ना क्या हुआ यहाँ पर? सिर्फ ये सरदा नरदा करते करते आप लोग खत्म हो गया इसमें। अरे आप वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस बोल रही थी, खत्म हो जाएगा इमरजेंसी के बाद। मैं बोल रहा हूँ मिस्टर वर्मा, तो इमरजेंसी सही था, मिस्टर वर्मा आप बोल रहे हैं शारदा के बारे में। मिस्टर वर्मा, एक मिनट सुनिए ना, मैं ये नहीं, मिस्टर वर्मा मेरा बात सुनिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अरे चोरी कैसे हो गई बताइए? नेता, कैसे आरएसएस का वरिष्ठ नेता के.एन. गोविंदाचार्य ने भी बोला है, जनता का ये जो डिसीजन हुआ ये जनता का खिलाफ है। ये मेरा कहने का बात नहीं है, ये आपका तो अच्छी बात है ना सोमनाथ सिंह, तो अच्छी बात है। आरएसएस की भी नहीं सुनती है सरकार, तो आप तो हमेशा आरोप लगाते थे। भाई साहब, जो लोग कुछ लोग बहुत आपकी पार्टी में भी हैं, आपके साइड जिन्होंने वेलकम किया है सरकार को, आरएसएस ही चलाती है। जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं सिंघा साहब, तो आलोक शर्मा आप आइए। आलोक शर्मा आपके पास आ रहा हूँ। आलोक शर्मा, ओके। सोमनाथ सिंह, सुदेश वर्मा, अरशद आबिद, एक मिनट। आलोक शर्मा, 2 सवाल हैं। एक सवाल जो हमारे व्यूअर का कि आप होते तो क्या करते, विरोधी पार्टियां जो विरोध कर रही है वो क्या करती। दूसरा सवाल कि अगर आरएसएस विरोध कर रहा है या दूसरी चीज दूसरे संगठन जिसके ऊपर हमेशा आरोप लगता रहा है कि ये बैक चैनल सरकार का ही संगठन है,
तो वो विरोध कर रहे हैं तो अच्छा है ना, कम से कम ये मैसेज तो जाता है कि ये सरकार अच्छे काम के लिए अपनों को भी नहीं सुनती। अरे हम लोग को तो एक मिनट सोमनाथ सिंह, आलोक शर्मा, हम लोग को तो यही मालूम नहीं हो रहा है हाथी का कौन सा दांत दिखाने के लिए हो रहा है, कौन सा खाने के लिए, यही तो प्रॉब्लम है। सोमनाथ सिंह कौन सा दांत दिखा रहा है हाथी, काला चश्मा उतार दीजिए, सब दिखेगा। काला चश्मा उतार दीजिए, आराम से काला चश्मा उतारिए, सब दिखेगा, सब दिखेगा। क्या कर रहे हैं? हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके साथ हैं, लेकिन हम जुमलों के साथ नहीं हैं। कोई कहता है 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई कहता है कि 2-3 हफ्ते लगेंगे, कोई कहता है 50 दिन लगेंगे। हम जुमलों के साथ नहीं हैं। हम आरटीआई का कानून अगर लेकर आए थे तो उससे तमाम बड़ी बड़ी खाली भाषण दीजिए बस। अगर टैक्स रिफॉर्म्स के जरिए और तमाम चीजों से आप एक बात बताइए मुझे, आप बार-बार कह रहे हैं कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अभी जैन साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। जैन साहब की बातों पर आपने ध्यान नहीं दिया। सुदेश सिंह भी लीजिए ना आप लोग। नहीं आएगी, फिर बोलेगा और मैं चला दूंगा। सरकार का सुधार करना चाहिए था। एक मिनट, रहने के अच्छा कदम है, अच्छा जैन साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि आप अगर पूरी तरह से आलोक शर्मा की बात पूरी फिर आता हूं तो इकोनॉमिक सिस्टम 6 महीने के बाद क्या होगा इस इकोनॉमिक सिस्टम का? आज सबको अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसमें मोदी जी को फौजी के कपड़े पहना दिए, 2-4 दिन अच्छा लगता है, लेकिन आप इकोनॉमिक सिस्टम से अगर पूरा पैसा निकाल देंगे, जिन लोगों ने इंडस्ट्रीज ने बैंक से लोन लिया हुआ है, वो इंडस्ट्रीज अपने यहां पर कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं। वो इंडस्ट्रीज बैंक का लोन कैसे पे करेंगी? बैंक का एनपीए बढ़ जाएगा, बैंक का एनपीए बढ़ेगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। कर रहे हैं सर आलोक शर्मा, जो आलोक शर्मा, बैंकों के पास तो साल भर का डिपॉजिट एक दिन में आ गया। इसका मतलब काला धन को कंटिन्यू किया जाए। बैंकों के पास तो साल भर का डिपॉजिट एक दिन में आ गया। आलोक शर्मा, आप एनडीए की बात कर रहे हैं, काला धन को कंटिन्यू किया जाए। काला धन तो बीजेपी कंटिन्यू कर रही है। 700 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में पिछले एक साल में काला धन है जो समर्थन कर रहे हैं, और दूसरे तरफ बैंक के जो कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी पूछना चाहते हैं। ओके ओके ओके, और बैंक के कर्मचारी पूछना चाहते हैं आपकी बात, कर्मचारी लोगों से बाहर से आलोक जी सुनिए, एक बात का जवाब दीजिए। आलोक शर्मा, क्या आप इस फैसले से सरकार के साथ हैं कि काला धन बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ या ना बोलिए। आलोक जी आपसे पूछ रहा हूं मैं। बिल्कुल पूरी तरह से साथ हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी सिर्फ दिक्कत इतनी है कि आम जनता 50 दिन के लिए परेशान होगी, लेकिन उसके बाद सारी अकाउंटेबिलिटी बड़ी क्लियर हो जाएगी। सर्कुलेशन को नहीं रोका जाता, बॉडी के सर्कुलेशन को नहीं रोका जा रहा है, धीरे धीरे लिमिट बढ़ाई जा रही है। पहले 4000 थी, अब 4500 की गई है, पहले 20,000 थे। देखिए, ये आप जनता को गुमराह करने की बात मत करिए। अगर आप काले धन के खिलाफ होते तो 70 सालों में आप उसके लिए कार्रवाई करते। सबसे ज्यादा घोटाले आपके कार्यकाल में हुए हैं। आप याद करिए, साल में जितनी कार्रवाई हमने की है किसी ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने एप्लीकेशन लगा के ये कहा कि एसआईटी नहीं बनी, क्या सबसे ज्यादा घोटाले आपके कार्यकाल में हुए। आप भूल गए, आप ये जनता को गुमराह करने की कोशिश न करिएगा। एक एक करके तो वो हमारे देश के लिए अच्छा है, सुदेश वर्मा अच्छा है। आलोक शर्मा जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता होते हुए एक मिनट गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों राजनीति कर रहे हैं? ये ओके आलोक शर्मा वांट्स टू रिप्लाई। आलोक शर्मा बोलिए, और एक एक करके प्लीज, मैं सबके पास आऊंगा, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक एक करके। आलोक शर्मा, समझता हूं कि जिस तरह से ये काम किया गया है, बिना तैयारी के काम किया गया है, इससे सीधा असर इकोनॉमिक सिस्टम पर पड़ेगा। वेद जैन साहब ने बहुत अच्छी भाषा में समझाया है कि अगर इकोनॉमिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, आप देखिए अगर मार्केट में नहीं, आपने उनका एक बात तो उठा ली। आलोक शर्मा सुनिए, आलोक शर्मा, वेद जैन साक्षात हमारे साथ इसी पैनल में है। आपने उनकी एक बात तो उठा ली, उनकी दूसरी बात नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि महंगाई कम हो सकती है, उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट में दाम कम हो सकते हैं, इसका फायदा आम आदमी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी ग्रोथ कर सकती है। नहीं, उन्होंने कहा, आप पूछ लीजिए, मेरे साथ पैनल में है वो। हाँ, मैं उनका उत्तर दे रहा हूं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। अगर 6 महीने तक यही इकोनॉमिक जो आपके इलाके है उससे सहमत है आप, जो आपके मुफीद नहीं है उससे सहमत नहीं है आप। सिंपल ये समझे ना,
जो आपके हिसाब से ठीक है, जो फिट बैठता है, उससे आप सहमत हैं? मैं सहमत हूं, किसी बात से सहमत नहीं हूं। हाँ, लेकिन मैं उसका उत्तर दे रहा हूं ना, मैं क्यों सहमत नहीं हूं। गौरव जी, मैं इकोनॉमिक्स से एक विद्यार्थी रहा हूं, मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में देता हूं उत्तर। मैंने अभी उत्तर दिया कि परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी तो इंडस्ट्री का माल नहीं बिकेगा, इंडस्ट्री का माल नहीं बिकेगा तो इंडस्ट्री का लोन रीपे नहीं होगा, लोन रीपे नहीं होगा तो कितने दिन तक बढ़ेगा, कितने दिन तक बढ़ेगा। एक मिनट, कितने दिन तक आलोक शर्मा, कितने दिन तक? आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, बताइए कितने दिन तक? 6 महीने हिंदुस्तान की इकोनॉमी इस अवस्था में चली गई, और उसके बाद क्या होगा? आने वाले समय में संभाल नहीं पाएंगे। उसके बाद क्या होगा? 125 करोड़ देशों का लोग, उसके बाद क्या होगा? एक हफ्ते में यूरोप जितना खाता है, हम शाम को एक टाइम में खा के सोते हैं। मेरे साथ ऋतु सिंह है, ऋतु सिंह मेरे साथ है। एक मिनट सुदेश कुमार, ऋतु सिंह, पावर ऋतु सिंह क्या बैठ जाएगी? ऋतु सिंह, ये फिर आप जनता पे छोड़ दीजिए ना। एक मिनट ऋतु सिंह, ओके मेरे साथ बीएसपी से ऋतु सिंह है, उनका व्यू। ऋतु सिंह, फिर आप जनता पे छोड़ दीजिए ना। आपको लगता है कि आपकी बात में दम है तो जनता तय कर देगी। 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, जहां आप बहुत बड़ी पार्टी है और बीजेपी भी अपना पूरा दमखम लगा रही है। 2017 बहुत दूर की बात है गौरव जी। अरे सर आ गया, साहब यहाँ बैठे हुए, नौकरियों पे बट्टा लग जाएगा। ऋतु सिंह, नहीं, ये बात सही है कि 2017 में बिल्कुल पता चलेगा, लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लोग अपनी नौकरी, अपना धंधा छोड़ के उन लाइनों में लगे हुए हैं। अरे पैसा हमारा है, हमें मिलना चाहिए, बस इतनी सी बात है। हमारे लिए एक प्रोसीजर, पहले आपने कोई भी तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन तैयारी जो की है वो बिल्कुल बेकार तैयारी की है। आपने एक काले धन को वापस करने के लिए आप बोल रहे हैं कि किसी को पता नहीं था, गुप्त रखा गया, ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो उसमें होंगे, सलाह तो होगी ना, आपस में बात तो की होगी, लेकिन आपने कितना बड़ा फैसला लोगों पे लग रहा है। 20% लोग जो जिनके पास पैसा है वो सो रहे हैं, और जो आम आदमी आलोक शर्मा ये जान लीजिए, अगर किसी को भी जो एलिजिबल है या जो जिम्मेदार है, अगर उसके अलावा किसी और को भी पता होगा तो यही चैनल है जो सवाल उठाएगा। आप जान लीजिएगा। सुदेश वर्मा जवाब दीजिए। गौरव जी, हाँ देखिए गौरव जी, सबसे बड़ी बात है कि कठिनाइयां हुई हैं, ये हम मानते हैं। हाँ, लेकिन ये भी बात नहीं, लेकिन आप तैयारी नहीं कर पाए सर। सर इस बात का जवाब दीजिए। एक मिनट, सुदेश वर्मा, एक मिनट, आपको सुदेश वर्मा सुनिए, सुदेश वर्मा आपने थोड़ी ज्यादा कड़वी दवा पिला दी लोगों को। सुदेश वर्मा मेरी बात तो सुनिए सर, आपको याद होगा सर, मेरी बात सुनिए, सुदेश वर्मा सुनिए, ऐसा बोलते थे, सुदेश वर्मा सुनिए, बोलते थे ईमानदारी का रास्ता होना चाहिए आम आदमी के पास, ईमानदारी का रास्ता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, तो ईमानदारी सिखाइए ना सर। अरे ईमानदारी का रास्ता होना चाहिए सुदेश जी। 6 महीने के ईमानदारी सिखाने से नहीं आएगी सर। इंटीग्रिटी का पर्व मना रहे हैं, क्यों ये पार्टी उतरे हमारे साथ और उसके बाद बताए कि यहाँ गलती है। 700 करोड़ टेलीविजन स्टूडियो में बैठ के सुदेश वर्मा मेरा सवाल सुनिए, इसकी जरूरत है। सुदेश वर्मा मेरा सवाल सुनिए आराम से। दूसरे लोग चोर हैं, वही आपने सुदेश वर्मा मेरा सवाल सुनिए कि मतलब 20% आप लोग चोर नहीं है और 80% आप चोर हैं। आप साबित कर रहे हो कि आपकी पार्टी में चोर कोई नहीं है और दूसरे बैठे चोर बैठे, तो आप इतने बड़े चैनल पे ऐसी बात करते हैं कि बीजेपी चोर नहीं है और हम सब जितने बैठे हम चोर हैं। ये तो गलत बात है ना। हम आपके साथ हैं, आपकी बात मान रहे हैं, हम तो बस इतनी सी बात कह रहे हैं कि ये असुविधा हो रही है। और आपसे अभी एक एक्सपर्ट जी ने कहा दाल चावल आटे में पैसे छुपाती है। अरे वो जो पैसे छुपाती हैं वो घर के काम आते हैं। आप क्यों खड़े हैं? आज से नहीं, ये पता नहीं कब से परंपरा है। और आपके घर में भी बहनें होंगी, माँ होगी, वो भी यही काम करती होगी, चाहे आप बीजेपी के हैं, कि अपने खिलाफ एक्शन ले रहे हैं हम लोग, सब औरतों की आदत होती है। लेकिन जरूरत के समय वही औरतें अपने पति को पैसे निकाल के देती है, अपने बच्चों को करती है। सुदेश वर्मा होल्ड ऑन, ऋतु सिंह होल्ड ऑन, ओके हो गया, ओके सुदेश वर्मा प्लीज। सुदेश वर्मा मेरी सवाल का जवाब दीजिए। सुदेश वर्मा आप बार बार कह रहे हैं कि ठीक है, हमने आप ईमानदारी सबको सिखाना चाहते हैं। सुदेश वर्मा क्या ईमानदारी सिखाई जा सकती है? नहीं, एक मिनट प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए सुदेश वर्मा। ईमानदारी से एक मिनट सर, आप पे भी सवाल उठ जाएगा शारदा और नारदा का। प्लीज व्यापम का सवाल मत छेड़िए। हम इस पर जवाब, हम इस पर बात नहीं कर रहे, नहीं हम इस पर बात कर ही नहीं रहे। प्लीज अरे मेरी बात तो सुनिए एक मिनट। सुदेश वर्मा सुदेश वर्मा क्या मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं तैयारी कम रह गई? सुदेश वर्मा एक्सेप्ट करते हैं तैयारी कम रह गई? सुदेश वर्मा क्या मानते हैं तैयारी कम रह गई? आप रिप्लाई कीजिए। सुदेश वर्मा आप रिप्लाई कीजिए। पहले प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। हाँ पहले जवाब दीजिए। आपके पहले प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी
नरेंद्र मोदी जी का मैंडेट है करप्शन के खिलाफ। ठीक है, उसी मैंडेट पर आए हम लोग सत्ता में। अगले प्रश्न उस पे आइए। मैंडेट को तो पूरा करेंगे। अगले प्रश्न पे और आइए। जहां तक क्या तैयारी की मानते हैं बात है, तैयारी कब जहां रह तक तैयारी की बात है, हाँ, देखिए आराम आप से। अगर आप आराम से दो ही चीज, यह तो हम सबको बुला लेते, जैसा समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला, सबको बुलाते और बताते कि हम ये काम करने वाले हैं, सब लोग अपना पैसा छुपा लेते, बदल लेते, तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो सीक्रेसी क्लॉज अगर हम करते तो ये कठिनाई होनी थी। अब जिस तरह से कुछ बैंक जो हैं, जो वृद्धा लोग हैं, उनके लिए अलग लाइन लगा रहे हैं, औरतों के लिए अलग लाइन लगा रहे हैं, तो ये बैंकों के ऊपर भी है कि कैसे इसको, लेकिन आराम से आराम से। आलोक शर्मा आपसे सवाल है। होल्ड ऑन मैम, होल्ड ऑन प्लीज। आलोक शर्मा, लगता है आलोक शर्मा से संपर्क कर गया, कोई तकनीकी दिक्कत है। नहीं, एक मिनट आप जिसके सुनिए, समाजवादी पार्टी, अरशद आबिद, समाजवादी पार्टी तो जेडीयू के साथ क्यों हटाया गया? अरशद आबिद, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल कांग्रेस के लिए था, लेकिन आपसे पूछता हूं। अरशद आबिद, समाजवादी पार्टी तो जेडीयू के साथ मंच शेयर करती है, जेडीयू के तमाम मुद्दों पर आप उनके साथ, उनकी आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट करते हैं। नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया इस क्लॉज को। नीतीश कुमार के अलावा आपके बीजेडी के नवीन पटनायक ने सपोर्ट किया है। ये सब तमाम लोग जो आपकी भाषा में आइडियोलॉजिकल कहीं ना कहीं आप मैच करते हैं इनसे, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया है। तो ये लोग भी मोदी के साथ हो गए? इन लोगों ने मोदी का ब्लैक मनी पर साथ दे दिया या बीजेपी का ब्लैक मनी पर साथ दे दिया? अरशद आबिद, जरा आवाज चली गई। आवाज आ रही है आपको अरशद आबिद? लगता है अरशद आबिद तक मेरी आवाज नहीं आ रही। आप इसका जवाब देना चाहेंगे सोमनाथ? 30 सेकंड में। हाँ, नहीं, कौन सा जवाब? नीतीश कुमार क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? किसी को तो आ गया ना। नीतीश कुमार क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? तो उसमें क्या हुआ? नवीन पटनायक क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो रहा है जो जनता नहीं, मतलब वो भी तो जनप्रतिनिधि है ना, जनता के चुन के आए ना, बहुत बड़े राज्य के मुखिया है ना, कई जगहों पर आप उनके साथ संसद में खड़े होते हैं ना, ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मुद्दा चुन रहे हैं आप। हाँ, होता है ना, होता है। सबका प्रॉब्लम हो रहा है, सबका प्रॉब्लम है। अगर नवीन पटनायक जी ने सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है जनता सफर नहीं कर रहा है। ये गौरव जी ये प्रूव नहीं कर रहा है जनता सफर नहीं कर रहा है। तो मान रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता की दिक्कत हो रही है। हमारा मुद्दा एक ही है, ये डिसीजन के लिए, काला धन के लिए हम लोग का कोई ये जो स्टेप है इसका सारे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सारे सवाल नहीं उठा रहे। मुद्दा एक ही है। नहीं, ममता बनर्जी ने एक बार भी नहीं बोला काला धन। काला धन आप बोल रहे हैं, कैसे भी आप तो बोल ही रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम में लेकर आ रहा है, पब्लिक सफर कर रहा है, पूरा इंडिया सफर कर रहा है। मैं इसी का एक सवाल वेद जैन साहब से लेता हूं, एक न्यूट्रल व्यू। ओके, मेरे पास समय कम है। वेद जैन साहब, वाकई लोगों को दिक्कत हो रही है, असुविधा हो रही है, इनकन्वीनियंस हो रही है। एक सवाल मेरा सुन लीजिए, उसके बाद ले लीजिए। अच्छा ठीक है अरशद आबिद, आप मेरा सवाल सुनिए। नीतीश कुमार आपके साथ आप मंच शेयर करते हैं, नीतीश कुमार के साथ आप गठबंधन बनाने जा रहे हैं, वो भी सपोर्ट, तब तो आपके साथ उनके विचार नहीं मिलने चाहिए। वो कह रहे हैं कि अच्छी चीज है। देखिए, नीतीश जी की अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है, उनके अपने विचार हैं, हमारे अपने विचार हैं। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है उनके साथ, और कोई गठबंधन बनाने जा रहे हैं उनके साथ। अभी कोई गठबंधन नहीं हुआ। रजत जयंती का सवाल छोड़ दीजिए। जब समाजवादी पार्टी का सम्मेलन होते हैं, चाहे राष्ट्रीय अधिवेशन हो, चाहे प्रदेश स्तरीय, चलिए ठीक है, ओके, मेरे पास समय नहीं है। ओके सर, ओके, गौरव जी सब मेरे पास समय नहीं है। ओके, वेद जैन से एक फाइनल कमेंट। वेद जैन साहब, पूरा मामला कहां जाते दिखता है आपको? 30 सेकंड में सर। ओके, होल्ड ऑन एवरीवन। वेद जैन साहब से फाइनल कमेंट। वेद जैन साहब, ये पूरा मामला आपको कहां जाते दिखता है सर, और लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति सुधरेगी? क्या आपको लगता है? कारोबारी है उनके प्लीज सर रिप्लाई कीजिए। जिनके पास काला धन है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधिकारी। देखिए एक कदम सरकार ने उठा लिया है, उद्देश्य बहुत अच्छा है। ब्लैक मनी की एक फॉर्म कैश में है और उसको उन्होंने एड्रेस कर दिया है। अब जो लोगों की समस्या है, ये तो मानने वाली बात है कि इसकी तैयारी जो की है सरकार ने तो अपनी तरफ से पूरी की है, सिक्रेसी को ध्यान में रखते हुए
लेकिन जैसे व्यवहारिकता नजर आ रही है, पिछले दिनों में जो तकलीफें आई हैं, उस बात का तो ध्यान है कि थोड़ा सा तकलीफ उसका ध्यान रखना चाहिए सरकार को। और अब तो क्योंकि शुक्रिया सर, समय माफ कीजिए, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो दिक्कतें आई हैं, इसको कोई नहीं मना कर सकता। और अब तो क्योंकि बहुत समय बीत चुका है इस मामले को सामने आए हुए, तो अब कुछ ऐसे इंतजाम किए जाए ताकि जल्दी से जल्दी लोगों की ये दिक्कतें दूर हो। बाकी हर पार्टी कह रही है कि हम सरकार के साथ हैं, किस तरह साथ हैं ये हमने आपको दिखाया। लाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही।